नमस्कार दोस्तों, मैं विक्की कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का दूसरा चैप्टर अक्षांश एवं देशांतर। पहले चैप्टर की वीडियो मैं बना के अपने चैनल पर डाल चुका हूं, कृपया उसे देख लें, तभी आपके समझ में दूसरा चैप्टर आएगा। तो चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के अपने चैप्टर की ओर। तो चैप्टर का नाम है हमारे ग्लोब, यानी अक्षांश और देशांतर का मतलब होता है इसके ऊपर जो लाइनें होती हैं इस तरीके से हमारे ग्लोब के ऊपर, और इस तरीके से आज हम इसी के बारे में टोटल चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2। पहले चैप्टर की वीडियो देखें अच्छे से, वो आधे घंटे की है लगभग, और ये भी लगभग आपके 30 से 35 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन उसको अच्छे से देखेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं चैप्टर को यहाँ से। इसमें साफ साफ पहले तो हम ये देखेंगे कि ग्लोब क्या होता है। तो देखिए, ग्लोब इस तरीके से होता है, मतलब एक पृथ्वी के आकार की आपको ये समान दिखाई देती है। इस तरीके से पृथ्वी होती है हमारी। तो हम शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। हमारी पृथ्वी किस आकार की है हम पिछले चैप्टर में बता चुके हैं, ठीक है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य से थोड़ी उभरी हुई है। मतलब ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, ठीक। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। अगर आपके पास कक्षा में या आपके घर पे या आपके स्कूल के कक्षा में इस तरीके का ग्लोब है, ग्लोब का मतलब होता है कि पृथ्वी के समान दिखने वाली चीज़, एक गोलाकार को हम ग्लोब बोलते हैं। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। लघु का मतलब होता है कि छोटा सा रूप है जो पृथ्वी के समान वास्तविक रूप से दिखती है, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग, इसको हम ग्लोब बोलते हैं, ठीक है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। जैसे बड़े ग्लोब हो गए, जो ग्लोब आसानी से एक माध्यम से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते, वो बड़े बड़े ग्लोब होते हैं। एक पॉकेट होते हैं ना, जो पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है, यह आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देश, महाद्वीप तथा महासागर को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा एनसीईआरटी कवर करेंगे यहाँ पे, क्लास 6 से लेकर के 12 तक की सभी एनसीईआरटी को। तो देखो यहाँ पे इसमें कुछ दिया गया है कि आओ कुछ सीखते हैं। तो एक बड़ा सा गोलाकार आलू या गेंद लें, स्वेटर बुनने वाली सिलाई को इसके अंदर घुसा दें। यह सिलाई ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के अनुरूप होगी। अब आप इस आलू या गेंद को उसके अक्ष पर बाएं से दाएं घुमा सकते हैं। जैसे कहना चाह रहा है कि जैसे मान लो ये कोई आलू लेंगे आप, और इस आलू में कोई एक सिलाई, जो कपड़े सिलने वाली, स्वेटर बुनने वाली सिलाई होती है हमारे घर पे, वो उसको अंदर से ऐसे करके डाल देंगे, तो ये हमारी अक्ष हो जाएगी ना। तो यहाँ पे जो हो जाएगा उत्तरी और ये हो जाएगा यहाँ पे दक्षिणी। तो देखिए, चैप्टर को फिर से पढ़ते हैं यहाँ से। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे हम अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है बात को। ऐसा पृथ्वी पर नहीं है कि यहाँ पे एक सुई लगी हुई है, ये तो एक सिर्फ बताने के लिए है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश को अंश से मापा जाता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ये एकदम वृत्त या गोले के रूप में पृथ्वी है ना। ये पृथ्वी को 20 हिस्सों में काट कर ले जाती है, ये विषुवत वृत्त होता है। और यहाँ पर बराबर 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, और इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ पर नीचे के दक्षिणी ध्रुव है। पढ़ते हैं, समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ये हमारे अक्षांश हैं। ये क्या होते हैं? ये हमारे अक्षांश होते हैं। ये जैसे करके लाइन गई है ना,
ये जो लाइनें गई हुई इस तरीके से हैं, ये ऐसे लाइनों को हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। देशांतर होते हैं वो ऐसे करके आती हैं ऊपर से नीचे की तरफ। तो पढ़ते हैं, सब समझ में आ जाएगा। विषुववृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाती है। चूँकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 डिग्री अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। पढ़ेंगे, सब समझ में आएगा। इस प्रकार विषुववृत्त के ऊपर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुववृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। अब इसमें देखिए यहाँ पे ये क्या आप जानते हैं, है ना, इसको पढ़ना ही बहुत ज़रूरी होता है। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण बना माप कर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। कैसे जानेंगे? इसीलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तरी या दक्षिणी अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील यानी दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण अमेरिका में एक देश है ब्राज़ील में एक सिटी है बेला होरिजेंटे, दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित हैं, 20 डिग्री अंश पर स्थित है। लेकिन चंद्रपुर विषुववृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजेंटो विषुववृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसीलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिजेंटो 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। जैसे जैसे हम विषुववृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश का आकार घटता जाता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे ये चित्र दिया गया है, कितना अच्छा है, इसको आप देखेंगे। यानी ये हमारा उत्तरी ध्रुव हो गया और नीचे हमारा दक्षिणी ध्रुव हो गया। ठीक है, ये हमारी विषुववृत्त है जो 0 डिग्री पर है। ठीक है, 23 डिग्री पर कर्क रेखा जाती है और 23.5 डिग्री पर मकर रेखा जाती है। लेकिन 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है ना, मकर रेखा कर्क रेखा, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। ठीक, पढ़ते हैं धीरे धीरे, अब चैप्टर को पढ़ते जाएंगे और सबको समझ में आ जाएगा। महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं। विषुववृत्त 0 डिग्री जो मैं अभी बताया, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री, इसमें ऊपर दिया गया था ये इसको सॉरी इसमें नहीं है, तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं। ठीक है, इसमें दिया गया महत्वपूर्ण अक्षांश एवं ताप कटिबंध। जैसे इसमें देखिए सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज तथा कम कम क्षेत्र पर फैलता है। देखिए सीधी सतह, ये एक टॉर्च दी गई है, ये एक सरफेस है, इसमें टॉर्च लगाए। सबसे पहले उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री। ठीक है, नंबर दूसरा पॉइंट है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में। नंबर तीसरा विषुववृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव व्रत। नंबर 4 है विषुववृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में ध्रुव दक्षिणी ध्रुव व्रत। माफ़ कीजिएगा, ये मेरा दूसरा वीडियो है, थोड़ा हॉपलेस हो रहा हूँ पढ़ाते हुए, पर माफ़ कीजिएगा, होता है कभी कभी। पृथ्वी के ताप कटिबंध। अब ताप कटिबंध क्या होता है इसको हम देखेंगे। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य साल में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इम्पोर्टेंट लाइन है, समझिएगा। इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना, उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं? जहाँ पर सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। यानी जिस क्षेत्र में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। अब मैं हिंदी माध्यम से हूँ तो मैं हिंदी माध्यम को मैं ही समझा सकता हूँ, इंग्लिश में नहीं समझा सकता। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्यान रखना, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मीडियम रहता है। इसीलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। शीतोष्ण का मतलब होता है जहाँ तापमान कम रहता हो, जहाँ सर्दी पड़ती हो, उसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। जैसे देखिए अब वही सरफेस, इसको अगर तिरछा करके इसके ऊपर टॉर्च मारी जाए, है ना, तो तिरछी सतह पर टॉर्च का प्रकाश कम तेज परंतु अधिक क्षेत्र में फैलता है। समझ में आ रहा होगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव
व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। ठीक, अब देखिए देशांतर। देखिए हमने ऊपर पढ़े है ना अक्षांश, जो ऐसे करके लाइनें होती हैं। अब हम पढ़ेंगे देशांतर क्या है। तो देखिए देशांतर जो है ऊपर से ये नीचे की तरफ यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ इस तरीके से चलती हैं। ठीक, पढ़ेंगे समझ में आएगा सब कुछ, धीरे धीरे पढ़ेंगे। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, ठीक, ये चीज़ों को याद रखना है। जैसे टोंगा द्वीप कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में, एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। अंश मतलब ये डिग्री होता है ना, जैसे मान लो 0 डिग्री, इस तरीके से अंश में मापा जाता है। ठीक, पढ़ते हैं आगे। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। ये क्वेश्चन देखना अच्छे से, उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घट जाती है। ठीक है ना, ध्रुवों की तरफ बढ़ते, जैसे मान लो हम लोग ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं ना, तो इनकी दूरी क्या होती है, घटती जाती है। जब ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिल जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि आओ कुछ करके सीखें। एक वृत्त खींचिए। मान लीजिए कि प्रमुख यामोत्तर इसे 2 बराबर भागों में बांटती है। पूर्वी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध को रंग कर नामांकित कर लीजिए। उसी प्रकार एक दूसरा वृत्त खींचिए जिसे विषुववृत्त 2 बराबर भागों में बांटें। अब उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध को रंग दीजिए। चैप्टर को पूरा पढ़िए तब समझ में आएगा आपको, पूरे डिटेल में चित्र है इसमें। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर यामोत्तरों की लंबाई समान होती है, इसीलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाले यामोत्तर से पूरब और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। समझना इस चीज़ को, इम्पोर्टेंट है। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ से। ठीक, पढ़ेंगे फिर से। इसका मान 0 डिग्री देशांतर तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूरब या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूरब के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का उपयोग करके शॉर्टकट में बनाए जाते हैं। जैसे मान लो पू, ये पू का मतलब हो गया पूर्व, है ना, और पश्चिम से ये वाला पा। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। ठीक, ये देखिए आप लोग, ये जो ऊपर से लेकर के नीचे की तरफ लाइन आती है ना, यही हमारे देशांतर कहलाते हैं। और ये जो देशांतर है ये 0 डिग्री है ना, इसको हमने प्रमुख यामोत्तर माना है। और ये रेखा कहाँ से होके गई है, अभी मैंने जस्ट पीछे बताया, यही क्वेश्चन में पूछता भी है कि ये जो रेखा है कहाँ से गुजरती है, तो यहाँ से गुजरती है जहाँ ब्रिटिश, ये इसमें दिया गया है, जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली यामोत्तर है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रमुख यामोत्तर बोलते हैं हिंदी में। ठीक, ये विषुवत रेखा चली गई है। ठीक है, ऊपर कर्क रेखा इस तरीके से, ये मकर रेखा इधर की तरफ, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं देशांतर की। तो देशांतर रेखाएं वो होती हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ आती है इस तरीके से। पढ़ते हैं अच्छे से एक बार और फिर से ये। अब ग्लोब पर अक्षांश यानी समानांतर रेखाएं एवं देशांतर यामोत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर को सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का आसानी से पता लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी, मान लो कोई शहर है या गांव हो सकता है, धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखो
जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु ध्रुवीय को सही स्थित होगा। अब ये बोल रहा है, देखिए, इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखा खींचे। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है इस तरीके से रेखाएं, इस तरीके से रेखाएं खींचिए, इस तरीके से। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1, 2, 3, 4 से क्षैतिज रेखाएं तथा क्षैतिज रेखाओं को क, ख, ग, ये इनके आप व्यक्त कर सकते हैं। मतलब इनके नंबर को दे सकते हैं 1, 2, 3 और इनको दे सकते हैं क, ख, ग, इस तरीके से। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, यानी ये रेखा इसको यहाँ काट रही है, ये रेखा इसको यहाँ काट रही है, वहाँ कुछ छोटे वृत्त खींचिए। छोटे छोटे वृत्त का मतलब यहाँ पर इस तरीके से। इन छोटे वृत्तों को अ, ब, स, द, व, ध, व से नाम दीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर, अब ये सब काम अपने आप करेंगे, ये मैं यहाँ नहीं कराऊंगा, मेरा काम सिर्फ पढ़ाने का और समझाने का है। तो हम देखिए, ये थोड़ा डिटेल में समझते हैं, थोड़ा दिखाई नहीं देगा। ये देखिए, हम लोग इसको समझते हुए चलेंगे। तो ये जो है हमारा, ये पूरा मैप है इस तरीके से, ये देखिए। तो ये इंटरनेशनल तिथि रेखा आएगी, ये तो यहाँ पे तिथि रेखा है। ये देखिए, मैं जिस 0 डिग्री की बात कर रहा था, जो बोथसला है ना, जो इंग्लैंड कहाँ से गुजरती है, ये प्रमुख यामोत्तर ग्रीनविच ले, ये यहाँ से 0 डिग्री ग्रीनविच, ये यहाँ से गुजरती है। ठीक, अगर हम यहाँ से इधर की तरफ चलेंगे तो देखिए ये जो देश है इधर इधर आगे की तरफ, तो ये यहाँ आगे की तरफ चलते हैं और ये पीछे की तरफ हैं और उधर की तरफ आगे की तरफ है। तो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं फिर से यहाँ पे, देशांतर और समय। ये देखिए, ये यहाँ पे इस तरीके से मैं बोल रहा था। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। समझ रहे हैं मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ, या आप लोग खुद ही इमेजिन करिए। प्रमुख यामोत्तर रेखा के ऊपर अगर सूर्य होगा तो वहाँ पे दोपहर होगी। और चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, याद रखना, पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूरब में हैं उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। ठीक है। समय के अंदर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। याद रखेंगे इस चीज़ को। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूरब में समय होगा 15 चौक 60, यानी 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 मिनट पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान को स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय मान समान है। तो देखते हैं हम लोग, है ना, हम समय मानक क्यों मानते हैं। अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, है ना। ये हमारे भारत का प्यारा सा भारत का नक्शा है। 68 डिग्री ये यहाँ से और 97 डिग्री, यानी ये पूरब है और ये आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर है और ये आपका दक्षिण है। ठीक, भारत का मानक यामोत्तर। तो देखिए, भारत में जो समय की जो रेखा है वो 82.5 डिग्री यहाँ से गुजरती है। ये पढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए, बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा।
भारत में गुजरात के द्वारिका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि किसी देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरा देश का समय मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूरब, 82.5 डिग्री, चाहे इससे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, एक ही बात है, ठीक, को मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। पढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे, है ना, दोपहर में शुरू होगा। अब अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर होगा? रात के 2 बजे अपहरण का मतलब होता है शायद रात में होता है, सॉरी, दिन के 2 बजे स्टार्ट होगा। तो भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है ना, तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, यानी अपहरण का मतलब होता है बच्चों दिन, यानी 2 बजे, तो जब दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम का 7:30 बजे होंगे। तो देखिए 2 यानी 5.5 घंटा आगे है। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 5.5 घंटा का मतलब 5, इस तरीके से। अगर वहाँ 2 बजे मैच स्टार्ट होगा तो हमारे भारत में 5.5 घंटे आगे का मतलब 7:30 बजे शुरू होगा। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। जैसे रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्र में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखना है और करना है ना, हम अभ्यास करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। देखो मैं थोड़ा सा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, है ना, मेरी स्थिति अभी फाइनेंशियल ठीक नहीं है, तो आपसे गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो देखिए ये क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर संक्षिप्त में दीजिए, यानी डिटेल में देना है। तो पृथ्वी का सही आकार क्या है? पहला क्वेश्चन होगा। दूसरा है ग्लोब क्या है? ये खुद से क्वेश्चन करने हैं। तीसरा है कर्क रेखा का अक्षांश मान क्या है? ठीक है। चौथा क्वेश्चन है पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से? मैं सब पढ़ा चुका हूँ अभी इसी चैप्टर में। चौथा, अक्षांश एवं देशांतर रेखा क्या है? अपने तरीके से लिखना है, देख देख के, समझ समझ के। नंबर 6 क्वेश्चन है ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? ठीक है। नंबर 7वां है जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला चलते हैं। सही उत्तर पर चिन्हित कीजिए। प्रमुख यामोत्तर का मान कितना होता है ना, आपको ये बताना है। दूसरा है शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? ये भी आपको बताना है। नंबर तीसरा, सभी आंसर मुझे कमेंट में दे सकते हैं ये सही उत्तर वाले। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है ये भी बतानी है, मैं नहीं बताऊंगा। और ये चौथा क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव व्रत स्थित है ना, ये भी ऑप्शन देख सकते हैं, ये कोई एक देना इसमें से आंसर। अगला क्वेश्चन है ग्रिड किसका जाल है? ठीक है ना, ये भी आपको बताना है। अब ये खाली स्थान भी आप भर सकते हैं ना। मकर रेखा कहाँ है? मकर रेखा व कहाँ पर स्थित है? ये भारत का मानक यामोत्तर समय कितना होता है? 0 डिग्री यामोत्तर को क्या नाम से जानते हैं? देशांतर के बीच की दूरी की तरफ क्या होता है? तो घटते हैं, है ना। उत्तरी ध्रुव व्रत के गोलार्ध में कहाँ स्थित है? तो ये सब खुद से करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे एनसीईआरटी की यही विशेषता होती है कि ये सब चीज़ों को वो करवाता है। आओ कुछ करें, है ना, आओ खेलें, किस माध्यम से करना है। पृथ्वी के अक्ष विषुवत व्रत, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तर ध्रुव व्रत तथा दक्षिण ध्रुव व्रत को दर्शाते हुए एक चित्र बनाना। ये खुद से बैठ के करना है आपको अपने से। आओ खेलें। कार्डबोर्ड पर समान आकार लगभग 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले के 6 वृत्त बनाकर उन्हें काट लें। उनके व्यास उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम तथा 23.5 डिग्री कोणों को वृत्त के प्रत्येक
प्रत्येक भाग में चिन्हित करें जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जैसे चित्र है ये रहा, ठीक इस तरीके से दिखाया गया। अब उत्तर एवं दक्षिण रेखा पर उन वृत्तों को एक दूसरे के ऊपर रखकर उत्तरी दक्षिणी रेखा को सिल दें, है ना। इस तरीके से आपको करना है, ये सब पढ़ के ये सब आपको करना है, ये बनाना है, इस तरीके से काटना है और ये फिर उसको सिलना है इस तरीके से, ठीक। तो ये सब खुद से करेंगे तो चैप्टर हो गया हमारा समाप्त, ठीक। तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दें, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को जो है हमारे क्या करें, सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। बस आपको इतना काम करना है। बाकी मैं पूरी NCERT की बुक्स जो है मैं आपको एक एक करके सभी बुक्स को पढ़ाऊँगा, ठीक। तो अगला चैप्टर जो होगा वो मेरी अगली वीडियो में होगा। जब तक के लिए नमस्कार।